हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ चर्चा करेंगे यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। और यस बैंक के रिज़ल्ट कैसे रहे ये तो मैं अभी आपके साथ चर्चा करूंगा ही। देखिएगा, यस बैंक से उम्मीदें बहुत थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो है यस बैंक का माल जो है दब के भरा हुआ है। आप इंडिया के अंदर किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए जहाँ पर कि लोग शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं या ट्रेड करते हैं या किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं, चाहे अभी चाहे 5 साल या पिछले 4-5 साल के दौरान कहीं पर भी वो अगर स्टॉक मार्केट में रहे होंगे तो आपको हर गली मोहल्ले में 2-4 ट्रेडर या इन्वेस्टर ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिनके पास यस बैंक का शेयर ज़रूर होगा। तो यस बैंक से उम्मीदें बहुत हैं और इसने उम्मीदों का पहाड़ जो है तोड़ दिया। आज भी रिजल्ट के अंदर कुछ ऐसा देखने के लिए मिला कि जो उम्मीदें सजोए हुए थे रिटेल इन्वेस्टर्स और जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उन सब के ऊपर एक तरीके से कुठाराघात हो गया है। पिछले क्वार्टर में फिर भी एक रिलीफ हमें लग रहा था कि चलो कुछ पुल बैक आएगा और चीज़ें ठीक हो रही है, प्रशांत कुमार जी बैलेंस शीट को क्लीन कर देंगे। लेकिन बैलेंस शीट क्लीन करते करते शायद इतना बड़ा कांड हो जाएगा जो इस क्वार्टरली रिजल्ट में हुआ है, हमें भी उम्मीद नहीं थी। और वास्तव में रिजल्ट के अंदर ऑपरेटिंग फ्रंट्स के ऊपर भी बात करेंगे, फिर असेट्स क्वालिटी के फ्रंट पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट एनालिसिस हम करते हैं बैंक के, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करते हैं इंस्टेड ऑफ ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर पे नहीं करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हम जो है एनालिसिस करेंगे। बट सीधी सी बात यह है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो है इससे उम्मीद छोड़ चुके होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है। क्योंकि बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी जो है राणा कपूर के समय से इस बैंक को रखते थे। इवन राणा कपूर के जाने के बाद जब रवनीत गिल जी इस बैंक को चलाते थे, इवन राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स ने भी ये शेयर करीबन 70 रुपये के आसपास लिया था। बट इस शेयर्स ने अच्छे से अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टर्स तक को भी जो है धूल चटा दी। और ये शेयर ये समझ लीजिएगा कि कितने ही दिग्गज जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको लपेटा। उसके अलावा आप देखिएगा कितने ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं उनके साथ कुठाराघात हुआ। और रिटेल इन्वेस्टर्स ना केवल इंडिया के बल्कि इंडिया से बाहर रहते हुए भी जो फॉरेन के अंदर स्पेशली कुछ यूएस के इन्वेस्टर्स भी जो है मेरे जानने में आए कि उनके पास भी येस बैंक का शेयर है। और मैं तो ये जानता हूँ कि बहुत सारे जो है वेल क्वालिफाइड जो है प्रोफेशनल्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनके पास येस बैंक का शेयर आज भी है। और कभी कभी जो है चर्चा चलती थी मेरी पहले भी, मैंने कहा भाई साहब इससे आप निकल जाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रवनीत गिल के एपिसोड के बाद भी रोज़ नई स्टोरी चलती थी, तब भी हम कहते थे कि निकल जाइए। हालांकि 12 रुपये के एफ पे मुझे लगा था कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी आएगी और मैंने 12 रुपये में अप्लाई भी किया था एफ मेरे पास शेयर्स भी आए थे और करीबन 15.5 रुपये के आसपास जो है मैं इससे एग्जिट भी हो गया था करीबन 10-15 दिन के अंदर अंदर। तो अभी भी जो है कुछ हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे अल्फा मेंबर्स हैं, मैं उनको जनरली यही एडवाइस करता हूँ कि येस बैंक में जब जब उछाल आते हैं, क्योंकि इसमें स्पाइक बहुत अच्छे आते हैं, तो जब भी स्पाइक आते हैं 10% के, 15% के, 20% के, 16, 17, 18 में इसमें से निकलिएगा। इसको ट्रेड के एंगल से सोचिएगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर अभी शायद टाइम लगे। और तो आप अगर जब इसमें एसेट्स क्वालिटी ठीक हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, तो वो बुरा नहीं है। आप उस समय 20 रुपये में ले लेना, बजाय कि अभी इस कुछ शेयर्स को लेते हुए जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं, जिन लोगों के पास ये शेयर्स पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो में, उन लोगों के साथ कुठाराघात इस तरीके से हुआ है कि अगर वही पैसा अगर कहीं पर भी लगा होता अदर देन येस बैंक, अगर पिछले 1 साल के अंदर जो रैली हुई है, अगर किसी ने प्रोफेशनली भी अगर पोर्टफोलियो डिज़ाइन नहीं किया होता, नॉर्मली भी अपनी मर्जी से भी कुछ शेयर्स ले लिए होते, तो भी बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने येस बैंक में लॉस किया, वो कहते हैं इसी में एवरेज करेंगे, इसी में जिएंगे, इसी में मरेंगे। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब तो इस बार के रिजल्ट से तो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो गई है। मैंने खुद भी पास्ट में इस शेयर्स की और IDFC फर्स्ट के कंपैरिजन भी किया था, और करीबन ये शेयर जब 40 रुपये के आसपास था और IDFC फर्स्ट बैंक भी 40 रुपये पे था,
तब मैंने भी ये कहा था कि इस शेयर से जो है स्विच कर जाइए और IDFC फर्स्ट में चले जाइए अगर आप सेम वैल्यू भी देखते हैं तो। इवन जब 25-30 रुपये के आसपास ये शेयर्स था तब भी इस शेयर्स के अंदर और IDFC फर्स्ट के बीच में 2-3 रुपये का फ़र्क था, क्योंकि IDFC फर्स्ट 2-3 रुपये महंगा था इससे। तब भी मैंने कहा था कि कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पैसा डाल के इससे स्विच कर जाइए, कम से कम अगर आपको सेम प्राइस में जाना है। तो अब ये देखिएगा बैंकों के अंदर वैसी कोविड की वजह से सिचुएशन ख़राब थी, और अब जो है इस रिजल्ट को देखने के बाद आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है आइएगा अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जो इंटरेस्ट अर्न की फिगर है, इंटरेस्ट अर्न की फिगर देखिएगा 5321 जो है करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट अर्न किया था, जो इस बार 3989 है। इसका मतलब है कि जो भी लोन ये दे रहे हैं वो लोन कम हो गए हैं या उन लोन पे पैसा ही नहीं आ रहा, तो आपकी इनकम जो है 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर जाती है। आप ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो भी गिर रही है 20% से भी ज़्यादा। उसके बाद अदर इनकम की फिगर जो दूसरी मिसलेनियस इनकम है, चलिएगा जिनका सीधा डायरेक्टली लेना देना नहीं है उधार देने से, वो इनकम भी आपकी 30% डिक्लाइन होगी। तो आप देखिएगा जहाँ 6518 करोड़ के रेवेन्यूज जनरेट किए थे पिछले क्वार्टर में, वो 4805। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आपका बढ़ गया। एम्प्लॉय की सैलरी हालांकि थोड़ी सी घट गई है, करीबन 5% के आसपास घट गई है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो 20-25% बढ़ गए हैं। और इन सब के बावजूद देखिएगा 462 और 4620 करोड़ के जो है प्रॉफिट्स यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है जनरेट किए, जहाँ 2285 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर यहाँ पर भी तसल्ली होती, मगर मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक मिल जाते तो तसल्ली हो जाती। ये 184 करोड़ के हुए, ओनली 184 करोड़ के। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद होती कि अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं विदाउट प्रोविजन, चलिए मान लीजिएगा प्रोविजन तो पुरानी असेट्स क्वालिटी के रिस्क है, ये प्रॉफिट आ जाता ठीक, चाहे नेट प्रॉफिट नहीं आता, तसल्ली रहती। लेकिन देखिएगा इसके अंदर भी कांड हो गया 184 करोड़, और प्रोविजंस देखिएगा अदर देन टैक्स एंड कंटीजेंसीज 5239, यानी कि आपने 5300 करोड़ रुपए इस बार साफ कर दिए। यानी कि आप ये समझिए असेट्स क्वालिटी का क्या चक्कर है। और 5054 करोड़ ये आपके लॉस हो गए, और टैक्स के आपको रिवर्सल मिल जाएगा आगे चल के। तो आपने डेफर टैक्स असेट्स क्रिएट कर ली इस पर कि चलो भाई इसकी वसूली हो जाएगी, हम जब अच्छे से प्रॉफिट करेंगे। तो 3787 करोड़ ये आपने लॉस किए हैं, और इस लॉस की वजह से आप बताइए 15 रुपये के शेयर पर ₹1.51 का लॉस आ रहा है। यानी कि सबसे खास बात ये आपकी बुक वैल्यू भी ₹1.51 घट जाएगी। इस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आपकी जो बुक वैल्यू है ₹1.51। तो ये जो 5300 करोड़ है, इसने दिमाग ख़राब कर दिया। दिमाग ख़राब किस लिए कर दिया कि भाई साहब ये अगर ऐसे 5300 करोड़ रुपए लौटाते रहेंगे, बहुत सारी स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनीज़ की कुल मार्केट कैप होती है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं। 5300 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 700 करोड़ 800 करोड़ रुपए साल में प्रॉफिट कमा रही हैं, 400 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए। तो ऐसी कंपनियों में आप जाइए बजाय कि इसके अंदर, और बैंकों में भी जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इसमें बाउंस आए, इससे निकलना ही जो है ज़्यादा समझदारी है। तो अभी भी इसके अंदर कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ मिल रही है वैल्यू, बट होता क्या है कि अब इससे लॉस हुआ है तो हम भी सोचते हैं इसी से वसूली करनी है। तो मुझे लगता है कि एक गलत धारणा है। एक डाइवर्सिफाई तरीके से अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलते अगर पिछले 1 साल में भी बनाए होते। और यहाँ पे देखो ट्रेड के लिए अलग बात होती है, इसमें ट्रेड कर लिया, कभी नीचे गिर गया, शेयर्स के अंदर हैमरिंग हो गई, 10-20-30% गिर गया, फिर आपको पता 5-10% 15% 10% कभी चले गए शेयर्स, आप उससे निकल जाओ, वो अलग बात है, ट्रेड अलग बात है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर अब ये नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। देखिएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 17.5 सफिशिएंट है, चलिए ठीक है यहाँ पे। लेकिन अभी ये देखिएगा नए बॉन्ड इशू करेंगे। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि एनपीए कितनी है। भाई साहब एनपीए ग्रोस एनपीए 15.41, चलो पिछले बार 15.36 थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन नेट एनपीए यानी कि प्रोविजन घटाने के बाद ये होगी 5.88। ये देखिएगा 6856 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में प्रोविजन के बाद, और ये 9813। तो कहीं पर भी रिलीफ नहीं है। रिटर्न ऑन असेट्स प्लस में तो होगा नहीं, लॉस में है -5.7। बहुत ही ख़राब रिजल्ट, बहुत ही ख़राब। अभी तक जितने भी बैंकों का एनालिसिस किया, इससे ख़राब रिजल्ट किसी भी बैंक के नहीं है। सारे बैंक नॉर्मली प्रॉफिट दिखा रहे हैं, और इसने कुंडा कर दिया बिल्कुल पूरा। तो यहाँ पर बस यही है। मैं तो आपको ये भी साथ में एडवाइस करूँगा कि इसमें ट्रेड करते रहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर नहीं है, और ट्रेड के अंदर अलग तरीके की स्किल चाहिए।
और कैपिटल इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कैपिटल है कि शेयर चलेगा कहाँ से, प्रॉफिट भी आएगा तो ऊँट के मुंह में जीरा। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट भी आएगा, ईपीएस कभी आएगी भी ना आपको तो ऐसी आएगी 4 पैसे, 6 पैसे, 2 पैसे, 15 पैसे। पिछले क्वार्टर में थी 6 पैसे। तो हमें यहाँ लग रहा था कि पिछले क्वार्टर में चलो जी कुछ रिलीफ आ गया, अब इस क्वार्टर में ठीक हो जाएगी बात, लेकिन ये नहीं है। ये कुत्ते की दुम है, इसको 12 साल नली में रखिए, ये सीधी नहीं होने वाली है। और ये राणा कपूर ने जितना नुकसान करा है इन्वेस्टर्स कम्युनिटी का, वो तो देखिएगा कोई माफ़ ही नहीं कर सकता उसको। और उसके अलावा रवनीत गिल ने भी जिस तरीके से रोज़ नए फॉर्मूले लगा के नई शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन के लिए रोज़ रास्ते खोलते रहे कि आज बिरला वाले पैसे लगाएंगे, आज ये वाला ग्रुप लगाएगा, ये वाला हाउस लगाएगा, वहाँ से भी जो है बहुत ज़्यादा डैमेज जो है इसको हुआ। तो कुल मिला के येस बैंक के शेयर होल्डर्स को सब ने मिल के लूटा, और अभी भी देखिएगा कोई रिलीफ नहीं है। और अब सरकार इसको चला रही है SBI के माध्यम से, तो वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो अब आप इसको ये समझिएगा कि जैसे PSU बैंक के शेयर्स चलते हैं उसी तरीके से भी ये शेयर चलेगा। हालांकि बहुत बढ़िया ब्रांड वैल्यू जो है इसकी बनी हुई थी। आज भी इनके ऑफिसेज जाइए, इनके ATMs जाइए, इनकी चेकबुक देखिए, इनके पासबुक देखिए, इनके स्टाफ से मिलिएगा, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बेहतरीन जो है इंटरनेशनल बैंक के अंदर जो है आप डील कर रहे हैं। लेकिन उन सब का जो है फ़ायदा राणा कपूर ने केवल इसी तरीके से उठाया, लोगों को लूटा। यानी कि जो दिखता है वो बिकता है, और दिखा दिखा के जो है अपने शेयर भी बेच दिए और लोगों से खूब दब के पैसा भी लूटा। तो आज ये चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।